थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो आप बच्चे हो या फिर मेरे एज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बन चुका है। ओके, तो और जो है हमने बहुत सारे सम्स भी किया था। अब देखो, एक्चुअली हम लोगों ने 5 नंबर तक एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर तक कर लिया था। अब आपको बोर्ड पर 6 का 7 दिख रहा होगा। ओके, तो 6 का 7 एक्चुअली यहाँ पे क्यों दिख रहा है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया तो मैंने पूरा वीडियो शूट तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ वीडियो। ओके, तो लास्ट जो सम्स मैंने बताया था वही सम्स फिर से यहाँ पे आके, मतलब लास्ट सम से ही है यहाँ पे रुका हुआ। तो मैं सोचा कि चलो दोबारा लिखने से अच्छा है मैं यहीं से शुरू करता हूँ। वैसे मैं फिर से इसको करने के बाद 1-2 से शुरू करूंगा, लेकिन ये लास्ट सम्स पहले बता देता हूँ। ओके, तो हमारा जो है 5 नंबर तक हो चुका था और हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 नंबर से। ओके, 6 का 7। तो एक्चुअली हमने पूरा 1 घंटा का वीडियो शूट किया, पूरा 1 घंटा का मेहनत, और वो 1 घंटे का मेहनत जस्ट सेकंड में खत्म हो गया। जो कैमरा है वो गर्म हो चुका था फोन, तो जिसके वजह से फोन अपने आप बंद हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं सम्स में। बोल रहा है किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। कोई 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या मतलब 10 से 99 तक, है ना। 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब कितनी, कौन सी संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, जिसमें ये आपका इकाई, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, ये आपका इकाई और ये आपका दहाई, है ना। मतलब ये 0 हो गया यूनिट और ये 1 हो गया 10 वाला। 10 मतलब ये 10 नहीं है, 10th पोजीशन पर है 1। ओके, तो बोल रहे हैं कि अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है, मतलब ये जो अंक है वो दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो मान लेते हैं भाई कि जो दहाई है, मान लिया हमने दहाई का अंक, वो हमने मान लिया t है। कितना है? t। अच्छा, 6 नंबर में सम्स में क्या बोला गया है कि आपको एक गिवन स्टेटमेंट है, उस गिवन स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब इक्वेशन बना के आपको दिखाना है। तो इक्वेशन क्या होता है भाई? at² पॉजिटिव bt पॉजिटिव c = 0। तो यहां पर a b और ये जो c है इसको बोला जाता है कांस्टेंट, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। जहां पर t जो है इसको बोला जाता है वेरिएबल। मतलब ये क्या है? वेरिएबल, जिसका वैल्यू हम लोगों को क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है, राइट। तो मान लिया t, दहाई का अंक कितना है? t। तो क्या बोल रहे हैं? दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। दहाई से, इससे इकाई जो है वो 6 ज्यादा है, यानी कि कैसे लिखेंगे भाई? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? t + 6। कितना हो जाएगा? t + 6। अब लोग तथा दोनों अंकों का गुणनफल, अब इन दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं जल्दी से। गुणनफल है ना, वो कितना हो जाएगा? t × t + 6। गुणनफल संख्या से 12 कम है। अब बताओ संख्या, तो ये संख्या भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो संख्या हमारे पास कितना है? संख्या यहां से निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो, संख्या बराबर, है ना, तो ये हो जाएगा 10t पॉजिटिव, t पॉजिटिव 6। ठीक है, ऐसे हम लोग 10th मतलब 2 अंकों की संख्या अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, दहाई को 10 से गुणा कर देते हैं प्लस इकाई वाली संख्या को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 10t
पॉजिटिव 6, तो ये हो गया कितना, बोलो 16t प्लस, सॉरी 16t नहीं, ये वेरिएबल टर्म है ना, ये 11t प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि दोनों अंकों का जो गुणनफल है, मतलब ये वाला, राइट, ये वाला जो गुणनफल है वो संख्या से 12 कम है। अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। तो गुणनफल कितना? गुणनफल है t पॉजिटिव 6 और संख्या कितना? संख्या है 11t पॉजिटिव 6। ठीक है, तो दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है, मतलब ये जो संख्या है इससे ये 12 कम है। 12 क्या है? कम है, यानी कि ये दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। ये भाई 12 कम है और ये 12 ज्यादा है ना। गुणनफल संख्या से 12, हाँ, ये 12 कम है और ये 12 ज्यादा है, यानी कि इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 12 जोड़ देंगे और या फिर इसमें 12 माइनस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, है ना। देखो, अंकों का जो ये गुणनफल है संख्या से 12 कम है, तो ये जो गुणनफल है वो 12 कम था। अब मैंने 12 ऐड कर दिया तो ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। t² प्लस 6t प्लस 12 माइनस 11t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि देखो t², a का वैल्यू यहाँ पर कितना है? a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? -5, c का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 6। आ गया हमारा आंसर। ओके, जल्दी से इसको कॉपी और पेज से नोट डाउन कर ले। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सम्स की और, मतलब 1 से फिर से स्टार्ट करना है हम लोगों को, दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा, हाँ, एक घंटे का मेहनत बर्बाद किया मेरा। चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। ये हमारा नेक्स्ट सम्स, हमारा जो नेक्स्ट सम्स है उसमें कुछ आयताकार चित्र के बारे में बताया गया है। आयताकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा, है ना। ये आप लोग क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ओके, मैं अलग तरीके से इंडिकेट करता हूँ इन दोनों को। ये दोनों बराबर है, मतलब इसको कहते हैं चौड़ाई और इसको कहते हैं लंबाई। अब एक बात याद रखना कि लंबाई जो होती है वो हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। अब कितना अधिक होती है ये तो वो सम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई भी जब कुछ भी दिया होगा तो उस वक्त उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना बस ध्यान में रखना कि लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे कुछ आयताकार क्षेत्र के विकर्ण। अब विकर्ण क्या होती है? विकर्ण के बारे में अगर बात करें तो इसको कहते हैं विकर्ण, है ना, इसको कहते हैं विकर्ण। यहां से भी एक विकर्ण खींची जा सकती है, मैंने ये वाला खींचा। अब देखो, अगर मैं इसका नाम रखूं A B C D, तो ये कैसा दिखेगा भाई? अगर मैं इसको अलग करना चाहूं डायग्राम को, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया हमारा कैसा, कौन सा चित्र लग रहा है? ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, है ना। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ओके, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम अगर मैं रखूं तो ये है A B C। अगर आप पूछना, सॉरी ये है D, अगर आप पूछो कि कैसे समकोण त्रिभुज है तो मैं बता दूं, इसको जस्ट आप ऐसे खड़ा करो, है ना, ऐसे खड़ा करोगे तो ये कैसे दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसका यहाँ पे है B, ये है A और ये है D, जिसमें ये वाला एंगल देखो कितना है? 90 डिग्री। और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी ट्राइंगल का अगर एक
एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, उस ट्राइंगल को कहते हैं समकोण त्रिभुज, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से हमारा सम्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, बस लिखने की जरूरत है। तो एक आयताकार के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण का फॉर्म, अच्छा एक और बात, तथा उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर ज्यादा है। तो अगर हम लोग मान ले चौड़ाई अगर मान ले b मीटर है तो लंबाई ऑब्वियसली कितना होना चाहिए, लंबाई हो जाएगा b+3। अच्छा एक बात याद रखना, कभी मैं t बोल रहा हूं कभी b बोल रहा हूं, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल टर्म है x, आप हमेशा x ही लो, ये जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। नो मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा x ही लेना पड़े, ठीक है। तो आप a b c कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए b मान रहा हूँ, तो ये चौड़ाई b मीटर, लंबाई b+3 मीटर, ठीक है। अच्छा तो लंबाई और चौड़ाई मिल गया, विकर्ण दिया हुआ है कितना, विकर्ण दिया हुआ है 15 मीटर। एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर हो जाएगा, और कर्ण ही मैं इनडायरेक्टली ना करके डायरेक्टली बता देता हूं, ये कर्ण जो है कर्ण ही विकर्ण है, देखो कर्ण ही यहाँ का विकर्ण है। तो अगर मैं कर्ण का फॉर्मूला लिखूं यानी कि वो विकर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या होता है विकर्ण का फॉर्मूला, ये होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार कौन है, चौड़ाई कितना b, तो ये b का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर, यहाँ पे लंब कौन सा है, लंबाई, तो ये हो जाएगा b+3 का स्क्वायर इक्वल टू 15। अब देखो अगर मैं इस स्क्वायर रूट को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा b² + 9 + 6b इक्वल टू 2 to 5। ये कैसे हुआ आप लोग समझ सकते हो, पहले मैंने स्क्वायर रूट को उधर भेज दिया तो ये स्क्वायर में बदल गया, जैसे ये 15 का स्क्वायर हुआ तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15, तो ये हो जाएगा 225, राइट। अब देखो ये b² लिख दिया मैंने, ये a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो यहां से 6b आ गया, राइट। अब देखो ये 2b² + 6b और ये 225 उधर है, इधर आएगा तो -225 हो जाएगा, यानी कि -225 + 9 कितना हो जाएगा, -216। अब दो कॉमन ले लो सबसे, तो ये हो जाएगा b² + 3b - 108 इक्वल टू 0। एक बात याद रखना, ये दो कहां गया भाई, ये दो हम लोग यहां पे लिखना पड़ेगा, सिंस 2 not equal to 0, ठीक है, इसको बिना मेंशन किए आना नहीं है एग्जाम से। ये कैसे हुआ, ये जब आप दो कॉमन लिया, मैं अलग से बता रहा हूं, ये खत्म हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। जब देखो जब दो कॉमन है तो यहां बचा ना b² + 3b - 108 इक्वल टू 0, तो ये तो एक कांस्टेंट है। 2 रुपया को तुम 0 रुपया बोल सकते हो कभी, 2 रुपया का क्या कभी 0 रुपया के बराबर हो सकता है, 2 रुपया कभी भी 0 रुपए के बराबर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 2 का वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अब बात उठता है कि ये क्यों 0 हुआ, क्योंकि मतलब कौन 0 होगा, ठीक है, तो यही 0 होगा। और क्यों, क्योंकि यहां से 0 का मतलब क्या होता है, किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इसी को 0 करना पड़ेगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू निकलेगा हमारा, b का वैल्यू यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, और जो आगे सॉल्व करने वाले हैं वो 1.2 या 1.3 में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, अभी बस हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे एक गिवन स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। मतलब
एक गिवन स्टेटमेंट है, उसको मैथ्स के रूप में दिखाना है। तो ये एक बस एक कहानी दिया हुआ है, इस कहानी को हम लोग मैथ्स के रूप में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो चलिए फट से उतार लीजिए यहाँ तक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स, जो कि है नंबर 2। ओके, देखो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा। 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, कंफर्म नहीं है कितना खरीदा गया है। 80 रुपए तो उसने पे किया, बट कितना चीनी मिला उसको ये हमें अभी मालूम नहीं है। बोले यदि उसी रुपए में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाता, यानी कि कह रहा है कि अगर उसी रुपए 80 रुपए में अगर वो 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा लेने की कोशिश करता या फिर पाता या फिर लेता, ठीक है, तो चीनी का जो प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होना होता है ना, कम होता, तभी उसको 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिलता। तो इससे हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मान लेते हैं, माना कि x रुपए में, है ना, x रुपए में, अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ कितना किलोग्राम चीनी है वो तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि x रुपए में 1 केजी चीनी मिलता है। तो अब बताओ 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1 रुपए में 1/x केजी चीनी मिलेगा। और वही अगर 80 रुपए में बात करें तो उसको 80 रुपए में मिला हुआ है कितना, 80/x केजी चीनी, राइट। इतना मतलब 80 रुपए में वो इतना किलोग्राम चीनी पाया है, ये कंफर्म हो गया हमारा। चलो, मतलब अभी तो पता नहीं था और अब पता चल गया है। अब देख लेते हैं कि बोल रहा है कि उसी रुपए में 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा पाने की कोशिश कर रहा है वो, तो उसका जो दर है वो 1 रुपया प्रति केजी कम होना चाहिए था। तो अब 1 रुपया कम होने से 80 रुपए में कितना मिलेगा भाई, ये डायरेक्टली ये दो लाइन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। 80 रुपए में कितना मिल जाएगा, 80/x - 1 केजी चीनी, है ना। पहले कितना था, x रुपया था, अब x में से 1 रुपया क्या हो गया, माइनस हो गया, तो अब उसको कितना चीनी मिल रहा है, 80/x - 1। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, राइट। यहां पे हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यही हमारा रूल होता है, ठीक है। सिंपल सा, एकदम बेसिक सा, जैसे आपको समझ में आता है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 80 रुपए में वो कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है, कितना, इतना। अब इसी रुपए में 80 ही रुपए में वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाता है, कब, जब 1 रुपया उसका दर कम होता है। यानी कि जब ये वाला क्वांटिटी में चीनी उसको मिलता है तो यहाँ पर 1 रुपया कम होता है। जब इस वाले दर में, यानी कि 1 रुपया कम वाले दर में उसको 4 केजी चीनी ज्यादा मिल रहा है और इसमें कम मिल रहा है, यानी कि ये तो कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, तो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या बैलेंस है, नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, तो क्या करेंगे, अगर जिसमें ज्यादा होता है उसमें माइनस कर दो, या और जिसमें कम होता है उसमें प्लस कर दो। तो आपकी जो इच्छा, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने ये किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, राइट। ये हो जाएगा 80/x - 1 - 80/x = 4। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा x, से ये कट गया, 80x माइनस। एक बात याद रखना, जहां भी माइनस आए तो ये प्रोटेक्टर का काम करता है, ब्रैकेट, ठीक है। मतलब माइनस जो है तुम्हारा एक तरह से बुलेट है, और बुलेट को संभालने के लिए ये है तुम्हारा कैप्टन अमेरिका का कवच कुंडल, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये x कट गया, बचा क्या, x - 1, तो ये 80x + 80 = 4। अब ये कट गया, 80
बाई में हम मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इन दोनों को गुणा कर दिया डायरेक्टली, फिर करके इससे भी कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 4x² है ना, 4x² माइनस 4, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली होने वाला है, सॉरी 4x, हाँ 4x, ठीक है। तो 4x² माइनस 4x माइनस 80 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ तो x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो फिर से ये 4 जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। और ये हमारा प्यारा सा मुन्ना सा नन्हा सा आंसर, राइट। चलिए तो फट से इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, है ना। एक ये याद रखना, UPW इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है पॉज, इसका मतलब होता है राइट। तो पहले अंडरस्टैंड, फिर पॉज करो और उसके बाद लिख लो, ठीक है। इस सीक्वेंस को चेंज करने की कोशिश मत करना, वरना फिर तो आप ही जानो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल, घड़ी के बारे में है, ओके। बोल रहा है कि कोई घड़ी विक्रेता है। विक्रेता का मतलब क्या होता है, विक्रेता का मतलब होता है जो घड़ी बेचता है, मतलब घड़ी ही नहीं, विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला, कोई भी सामान बेचने वाला, ठीक है। तो कोई घड़ी विक्रेता है जो 336 रुपए में अपना एक घड़ी को बेचता है। कोई घड़ी विक्रय किया, बेच दिया, वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, बेचा कितने रुपए में, 336 रुपए में, खरीदा कितने में था नहीं मालूम। जितने रुपए में खरीदा था, जब वो घड़ी बेचा तो उसको उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है घड़ी का, जितने मतलब वो मान लो कि x रुपए में वो घड़ी खरीदा था, कितने में खरीदा x रुपए में, और वो जब बेचा तो बेचने पर लाभ होता है ना। मान लो तुमने 2 रुपए में कोई पेन खरीदा और उसको 3 रुपए में बेचा, 5 रुपए में बेचा, तो तुमको 1 रुपया 2 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। और वही 1 रुपया 2 रुपया को तुम परसेंटेज के रूप में भी बोलते हो, जो कि क्लास 9 में ऑलरेडी सीख चुके हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस x रुपया, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, x%। यानी कि ये दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सम्स अब आप लोग खुद से कर लोगे। तो पॉज करके पहले सम्स करो, सम्स करने के बाद जल्दी से कमेंट करो, राइट। वीडियो पॉज कर दो अभी के अभी, एकदम चलाना नहीं है, खुद से ट्राई करो पहले, तब तक मैं बना के रेडी कर दे रहा हूं। कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई घड़ी खरीदा, सॉरी बिक्री किया, तो मैं मान लेता हूं कि घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया है। कितना है, x रुपया। अब देखो उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसका विक्रय मूल्य है कितना, 336 रुपया। तो अब बताओ लाभ कितना होगा। देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ चाहिए, ठीक है ना। तो बिना लाभ के लाभ प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, तो लाभ निकालना होगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होता है उसी से माइनस करेंगे छोटे वाले को। तो 336 माइनस x रुपया, ठीक है, 336 माइनस x रुपया, ठीक है। अब देखो ये लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत क्या है फॉर्मूला भाई, लाभ बाई में क्रय मूल्य इनटू 100, और ये लाभ प्रतिशत जो है उसका क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे देखो उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ जितने में वो घड़ी खरीदा था। तो जितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ वो उतना ही में ही घड़ी खरीदा था। तो कितने में खरीदा था, x रुपए में। तो इसको सॉल्व कर लो हमने, क्या हो जाएगा, लाभ कितना है 336 माइनस x बाई में
क्रय मूल्य कितना x इंटू 100 इक्वल टू x। तो ये इंटू कर देते हैं 33600 माइनस 100x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600। मैंने साइड चेंज करके लिखा है इन सबका, ठीक है। इसको मैंने इधर ही रख दिया, इसको उधर लेके गया प्लस, इसको उधर लेके गया माइनस। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। तो ये है हमारा अगला सम्स और ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट सम्स, ठीक है। हमने जितने भी सम्स किए हैं मैंने स्किप भी किया है सम्स, जो वो सम्स जो बहुत इजी है, जो आप मतलब आप क्लास 8 में जैसे कि इसके बाद वाले सम्स जो हैं 6 नंबर, वो बहुत इजी है, जो आपने क्लास 8 में किया था। टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला जो था उसी के बेसिस पे करना है। उसके बाद तो फिर इक्वेशन बनाना आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, ठीक है। तो वो सम्स और उसके बाद एक और सम्स है 8 नंबर सम्स जो है फिर से रेक्टेंगल वाली ही कहानी है। तो मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो आप लोगों ने रेक्टेंगल का परिभाषा जान चुका है, रेक्टेंगल से रिलेटेड फॉर्मूलाज जान चुके हैं। तो मैं वो सम्स दोबारा करवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसका मतलब आप भी नहीं करोगे ऐसा नहीं है, आपको करना है। अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताओ, फिर मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, डाउट के तौर पे। ओके चलो, तो ये सम्स हमारा लास्ट सम्स है इस वीडियो का। ओके चलो, तो बोल क्या रहा है, नदी की धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेग दिया हुआ है किसका, धारा का। मतलब ये नदी होती है ना, नदी में जो पानी बहता है उसका धारा का वेग दिया हुआ है, वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। बहुत स्लो चल रहा है फिर भी, तो 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहा है। होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल, अब ये जो वर्ड है इस वर्ड पे हम लोग थोड़ा फोकस कर लें। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जैसे आप नदी का जो धारा है, नदी जो बह रही है वो इस तरफ बह रही है, ठीक है, इस तरफ बह रही है। तो अगर वो इस तरफ बह रही है मतलब, और आपका जो नाव है, आपका जो बोट है वो भी इसी तरफ जा रही है, मतलब नदी की धारा भी और बोट दोनों एक ही तरफ जा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे अनुकूल। क्या यूज करेंगे, अनुकूल। और अगर मान लो कि जो धारा है वो इस तरफ जा रही है और आप नौका लेकर इस तरफ चल पड़े, तो इसको कहेंगे प्रतिकूल। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा अनुकूल क्या होती है और प्रतिकूल क्या होती है। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के उल्टा। धारा इस तरफ तो आप इस तरफ, धारा इस तरफ है ना, इस तरफ जा रही है तो आप जा रहे हो इस तरफ, ठीक उल्टा दिशा में, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल। अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर, मतलब वो मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो आपका 21 किलोमीटर है, ठीक है, 21 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक जाता है और दोबारा वो बी से ए, पहले वो ए से बी जाता है ना, मैं लिख दूं ए से बी और फिर बी से ए, तो टोटल जो टाइम है उसको लगता है 10 घंटा ट्रैवल करने में, ठीक है। तो 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। अब ये है स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको यूज करके हम लोगों को क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मान लो नौका का धारा का वेग दे दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं नौका का वेग, ठीक है, माना नौका का वेग इक्वल टू v किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, है ना। क्या किया, नौका का मान लिया कि नौका का जो वेग है वो v किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम लोग अनुकूल की बात करें, अनुकूल, तो एक बात बताओ, इधर धारा का भी वेग है, नौका भी चलाया जा रहा है, यानी कि दोनों का वेग मिलकर एक मिल जाएगा और प्लस हो जाएगा ना।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जाओ उत्तराखंड में एक बार राफ्टिंग करके देखो। दोनों राफ्टिंग में आपको अनुकूल दिशा का ये जो अनुकूल है इसका पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आपको महसूस पता चलेगा कि जैसे जैसे नदी जा रही होती है उसी के ऊपर तुम भी जा रहे होते हो और दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाता है, राइट। तो अनुकूल में क्या हो जाएगा, ये v+2 हो जाएगा, राइट, किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, प्रतिकूल में हो जाएगा v-2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग समय की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनली समय ही दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर समय की बात करें तो यहाँ कितना लगेगा समय लग जाएगा यहाँ पर कितना। समय का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, समय का फॉर्मूला दूरी बटा में वेग है ना। तो दूरी कितना 21 बाई v+2 आवर, ठीक है। और इसके लिए अगर समय की बात करूं तो ये हो जाएगा 21 बाई v-2 आवर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को मिलाकर है ना, दोनों को मिलाकर उसको 10 घंटे का टाइम लगता है। दोनों को मिलाकर उसको 10 घंटे का टाइम लगता है। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, उसको 10 घंटे बना दिया। अब यहाँ पे एलसीएम v+2 v-2, इससे ये कट गया, ये बचा। तो 21v-42 प्लस ये से ये कट गया, ये बचा। तो 21v+42 इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ये करके दिखाओ, है ना। ये कट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 21 42v, राइट, इक्वल टू ये v² -4 इंटू 10, तो 10v² -40, तो 10v² -40 -42v इक्वल टू 0। आप कॉमन लेके आंसर लिख दोगे 5v² -20 -21v इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। ये 2 है, ये हमारा आंसर है। ओके, तो फट से नोट कर लीजिए। और इसमें से जितने सम्स मैंने करवाए एकदम फट से नोट कर लो पॉज करके। ओके, और अब मैं बात करता हूं जितने मैंने सम्स करवाए उसमें अगर कोई भी डाउट हो एक्सेप्ट, और जितने मैंने सम्स स्किप किए हैं उसमें भी अगर कोई डाउट हो, वो अगर सम्स नहीं हो रहा है तो कृपया आप उसको कमेंट करके बता दे, सम्स नंबर, एक्सरसाइज नंबर, मैं उसको अगले वीडियो में डाल दूंगा। और यहां तक देखने के लिए, यहां तक स्टे करने के लिए थैंक यू।